वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं ईशानी कार्की और हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड को बने 20 साल का वक्त पूरा हो गया है और इन 20 सालों में प्रदेश ने बहुत कुछ देखा। कई सरकारें देखी तो कई मुख्यमंत्री भी देखे और हर समय इस प्रदेश की तकदीर भी बदलती रही। चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ बदलाव राज्य की जनता ने देखे हैं। आज प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की, उत्तराखंड के भूगोल की, क्योंकि उत्तराखंड को बने आज 20 साल का वक्त हो चुका है और इन 20 सालों में उत्तराखंड ने क्या कुछ पाया और क्या कुछ पाने की जरूरत है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसको प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पहाड़ की तकदीर कितनी बदली। लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के गठन का फैसला पहाड़ के लिए अच्छा साबित हुआ या नहीं। उत्तराखंड की अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री है, राजधानी है, लंबा चौड़ा अधिकारी और कर्मचारी तंत्र है। सत्ता के गलियारों में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली सुनाई दे जाती है, लेकिन इन सब में आम आदमी के लिए क्या है, ये एक अलग मगर जरूरी सवाल है। कई सवाल तो ये भी उठते हैं कि क्या ये प्रदेश अब पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि जिस तेजी से मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है और लोग पहाड़ों से मैदानी भागों की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ ये देखा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति कमोबेश वैसी ही हो गई है जैसी अविभावित उत्तर प्रदेश के समय थी। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड को लेकर अब ये सवाल उठते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ही क्या राज्य का गठन आनन फानन में हुआ, भले ही इसके पीछे लोगों का बहुत लंबा और ऐतिहासिक संघर्ष रहा हो। जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो सबको लगा कि हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड का विकास भी होगा, उत्तराखंड तेजी से विकास करेगा, लेकिन स्थिति बदलती गई, हालात बदलते गए और आज जो परिकल्पना आंदोलनकारों ने की थी वो कहीं भी नजर नहीं आती। हाँ, प्रदेश में कई मुख्यमंत्री ऐसे जरूर आए जिन्होंने प्रदेश के लिए कुछ हटकर किया, फिर चाहे ND तिवारी हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रदेश में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। प्रदेश कई कसौटियों पर खरा भी उतरा है। ये नहीं कह सकते कि इन दशकों में विकास का चक्का चला ही नहीं, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना है और जब बात इसे आदर्श राज्य के रूप में देखने की हो तो काफी कुछ करने की जरूरत है। अभी सुनने को मिल जाता है कि गांव में स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं, पहाड़ से पलायन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस बीच मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिला अस्पतालों का विस्तार हुआ है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डॉक्टर पहाड़ों में जाए। इन दो विभागों को अब तक काफी दुरुस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कई अटकलें रही। काम हो रहा है लेकिन और रफ्तार चाहिए। बिल्डिंगें खाली खड़ी हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबको देहरादून भागना पड़ रहा है ना। स्कूलें खुली हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, गुणवत्ता शिक्षा का अभाव दिखाई दे रहा है ना। स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये कहीं विकास का रास्ता तो नहीं है। विकास का रास्ता था कि हमारे जो लोगों को जो आधारीय जो उनकी जो समस्याएं हैं वो कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई देती, उनका हल सामने दिखाई देता, तो हम कहते हैं विकास हुआ है। हालांकि कृषि के कुछ क्षेत्रों में हम तेजी से आगे बढ़े हैं, यहाँ तक कि हमने अवार्ड भी लिए हैं, लेकिन कृषि की जमीन कम हुई है। कृषि वानिकी उद्यान में काफी कम किया जाना चाहिए। इतना जरूर है कि राज्य बनने के बाद भी पलायन रोका नहीं जा सका है। जब उत्तराखंड बना तो सबके जहन में था कि देवभूमि, पर्यटन प्रदेश, हर्बल प्रदेश, जैविक प्रदेश, ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसी सोच पर राज्य की शुरुआत हुई। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो संतोष होता है कि कुछ दिशाओं में काम होने लगा है। पर्यटन को आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए धरातल पर काम हो रहा है। कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिख रहे हैं। खासकर राज्य में लोगों ने अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यम कारोबार शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य की जो स्कीमें हैं उनका लाभ लेकर युवा आर्थिकी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा चक्र चलना चाहिए। राज्य सरकार के प्रयास अपनी तरफ से है, लेकिन प्रशासन के सामने अहम जिम्मेदारी इस बात की है कि वो इन योजनाओं को अमल में लाए। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद उम्मीद है कि गांव कस्बों के हितों से विकास का काम होगा। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने की पहल भावुक ही नहीं, आर्थिक सोच से भी जुड़ी है।
और हिमालय क्षेत्र में एक अलग प्रदेश की मांग हमेशा से उठती रही। वहीं भारत की आजादी से पहले 1938 में पहली बार उत्तराखंड की मांग उठी। इसके बाद आंदोलन और धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद कई आंदोलन भी राज्य के लिए हुए, लेकिन 90 के दशक के आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की मांग कब से शुरू हुई और कौन कौन से आंदोलन राज्य में हुए हैं। आज उत्तराखंड को बने 20 साल का वक्त पूरा हो चुका है। वहीं जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो इस प्रदेश को पाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई आंदोलन हुए और इन्हीं आंदोलनों पर हम एक नज़र डालेंगे कि कब कब कौन सा आंदोलन हुआ जिसके बाद बनकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की चाह नई नहीं थी। पिछले कई दशकों से ये आग सुलग रही थी, लेकिन एक प्रदेश के रूप में आने से पहले उत्तराखंड को बहुत कुछ देखना पड़ा। कई दशकों तक आंदोलन हुए, केंद्र की कई सरकारें बदली, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन हुए और फिर जाकर मिला 27वें राज्य के रूप में आज का उत्तराखंड। आपको बताते हैं कि कब शुरू हुई अलग प्रदेश की लड़ाई। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग भारत की आजादी से पहले ही उठने लगी थी। अंग्रेज शासन काल में भी कई जगह अधिवेशन करके अलग राज्य की मांग उठाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने में कई साल लग गए और कई वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बनकर अस्तित्व में आया। सबसे पहले उत्तराखंड को राज्य बनाने की मांग 5 और 6 मई साल 1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। उसके बाद श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ संगठन बनाया और बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ हो गया। इसके बाद साल 1950 में हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक पृथक हिमालय राज्य बनाने की योजना बनी और पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। साल 1957 में टीरी नरेश मानबिंद शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर पर शुरू किया। 24 और 25 जून 1967 को रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। इसके बाद 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया और साल 1978 में सदस्यों ने संसद का घेराव करने की कोशिश की। साल 1979 में जनता पार्टी के सांसद तिरपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 19 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश की। 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। साल 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा की पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकारा गया। साल 1988 में सोहन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। साल 1989 में सभी संगठनों ने संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया। गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया गया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तराखंड को पृथक राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की गई। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को 21 जुलाई 1994 को स्वीकार किया और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के दूसरे दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना से पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इस घटना को मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ये 2 सितंबर 1994 की घटना है
वो बहुत उग्र आंदोलन चल रहा था। 1 अगस्त को पौड़ी में छात्र आंदोलन था, छात्र नेता वहाँ पहुँचे थे, और मसूरी में जो गोली कांड हुआ 2 सितंबर 1954, मैं उस गोली कांड का बिल्कुल एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी था, और हम लोग स्पॉट पे वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और एकाएक जो है एक हॉल था वहाँ पर, जहाँ पर उत्तराखंड संघर्ष समिति का एक हॉल था, जिसमें लगातार जो है कार्मिक अनशन चल रहा था। तो 2 सितंबर की अल सुबह ठीक सुबह जो है करीब 47 लोगों को पुलिस ने बस में बिठा करके और उन्हें जो है बरेली जेल भेज दिया। उसके बाद वहाँ पर आंदोलन बहुत उग्र हुआ, और 2 तरफ से वहाँ जुलूस आ रहे थे। एक लाइब्रेरी एंड से आ रहा था और एक पिक्चर पैलेस एंड से टुवर्ड्स झूलाघर की तरफ, जो घटनास्थल था। तो वहाँ पर पीएससी ने और पहले से कैंप किए हुए थे, पीएससी पुलिस भारी बल, मतलब भारी पुलिस बल वहाँ तैनात था। इसी दौरान वो घटना हो गई। कुछ लोगों ने क्या करा कि वहाँ हो सकता है ये कॉन्स्पायरेसी रही हो, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में काबिज लोग थे, हो सकता है कि उनकी कॉन्स्पायरेसी रही हो कि इस आंदोलन को किस तरह से कुचला जाए। तो वहाँ पर एकाएक पथराव हुआ पहाड़ी से, गनिल ऑन द टॉप से, और उग्र आंदोलन हो गया। तो इसी बीच महिलाओं ने पीएससी का जो हॉल में पीएससी ने कैंप किया हुआ था उसको खाली कराने की जिद करने लगे थे, जितनी महिला आंदोलनकारी थी और अन्य आंदोलनकारी भी। तो तब तक जब तक हॉल के भीतर गए हो तो एकाएक जो है वहाँ पर पुलिस और पीएससी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, और उसमें 2 महिलाएं जो आंदोलनकारी थी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, उनका बिल्कुल सिर पे गोली लगी और उनका भेजा वहीं पे गिर गया और वो वहीं पे मर गई। एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती जा रही थी और हालात ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। 2 अक्टूबर 1994 को एक और बड़ी घटना हुई। इसे उत्तराखंड में काले दिन की तरह याद किया जाता है, और इस घटना को याद करके आज भी हर उत्तराखंडी के घाव हरे हो जाते हैं। अलग राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे बेकसूर लोगों पर यूपी पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर लाठीचार्ज नहीं किया, फायरिंग की, और महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ किया गया। तत्कालीन सपा सरकार ने तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह, डीआईजी बुआ सिंह, एसपी आरपी सिंह को बचाया। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल संघर्ष समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर की श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से यशोधर वैजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य की मांग लगातार उठती रही और 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी। 9 नवंबर 2000 को जब देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे,
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। राज्य बनने के बाद प्रदेश का नेतृत्व कई हाथों में गया। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा। 20 साल की अवधि में कई मुख्यमंत्री बदले। आपको बताते हैं कब किसने प्रदेश की कमान संभाली। राज्य में किसी भी राज्य की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से चुनावी प्रक्रिया के बाद चुने गए विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। उसके बाद राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। वहीं जब बात उत्तराखंड और यहाँ के मुख्यमंत्रियों की होती है तो 20 साल में 10 मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो उस वक्त प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा और वो 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। वैसे तो नित्यानंद स्वामी का जन्म हरियाणा में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड के देहरादून में ही बिताया। नित्यानंद स्वामी के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश की कमान संभाली। कोश्यारी ने 1979 से 1985 और फिर 1988 से 1991 तक कुमाऊं विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व किया। उत्तराखंड बनने से पहले 1997 में कोश्यारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने तो कोश्यारी उत्तराखंड की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा से करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड के सत्ता की कमान कोश्यारी को सौंप दी गई और वो 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। भले ही भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल ज्यादा लंबा न रहा हो, लेकिन आरएसएस में अच्छी पकड़ और उत्तराखंड बीजेपी में बड़े नेता कोश्यारी प्रदेश की राजनीति में हमेशा एक मजबूती के साथ खड़े रहे। उत्तराखंड के 2002 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार जाने के बाद कोश्यारी ने 2002 से 2007 तक विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान 2007 में बीजेपी की उत्तराखंड की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके बाद पार्टी में वह 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता हमेशा से बनी रही। जहां 2 साल में प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए, तो तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व केंद्रीय मंत्री एनडी तिवारी ने प्रदेश की कमान संभाली। एनडी तिवारी उत्तराखंड के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। वहीं उन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त किया है।
एनडी तिवारी यूपी में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 2002 में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस की सरकार आई। नारायण दत्त तिवारी सूबे के तीसरे मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यकाल पूरा किया। वो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनके पूरे कार्यकाल को प्रदेश का सबसे बेहतर कार्यकाल माना जाता है। इस दौरान प्रदेश को कई योजनाएं मिली, तो वहीं कई योजनाएं उनके द्वारा शुरू भी की गई और उन्हें विकास पुरुष का नाम भी दिया गया। एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में बीसी खंडूरी ने प्रदेश के कमान संभाली। बीसी खंडूरी उत्तराखंड राज्य की तीसरी विधानसभा के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जीतकर वो विधानसभा तक पहुंचे थे। जहां एनडी तिवारी ने 5 साल तक उत्तराखंड की कमान संभाली, तो 5 साल बाद 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 8 मार्च 2007 में एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो चौथे मुख्यमंत्री के रूप में मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने प्रदेश की कमान संभाली और वो 2 साल तक प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। बीसी खंडूरी के बाद 5वें मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मौजूदा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश की कमान संभाली। रमेश पोखरियाल निशंक 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने रहे। डॉक्टर निशंक ने मुख्यमंत्री काल में राजनीतिक कौशल, ज्ञान और ध्वनि समन्वय कौशल की सहायता से उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को शामिल करने जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाया। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हिमालयी संस्कृति को लाने के लिए उन्होंने अनगिनत सफल प्रयास किए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक के बाद एक बार फिर से बीसी खंडूरी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कमान संभाली। इस दौरान उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा और वो सिर्फ 11 सितंबर 2011 से लेकर 13 मार्च 2012 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश की कमान विजय बहुगुणा ने संभाली। विजय बहुगुणा ने विधानसभा में प्रतिभाग नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लिया और विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। उनके कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई। केदारनाथ आपदा भी उनके ही कार्यकाल के दौरान हुई। इसके बाद उनके निर्णय लेने की क्षमता और आपदा के दौरान सही प्रबंधन न कर पाने पर लोगों का गुस्सा फूटा और आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद प्रदेश की कमान उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के पास आई। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। वहीं हरीश रावत का कार्यकाल भी काफी उठापटक से भरा रहा। उनके ही कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कुछ दिनों के लिए राज्यपाल शासन भी आया। इसके बाद फिर से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। हरीश रावत के निर्णय लेने की क्षमता पर लोगों ने काफी विश्वास जताया, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कई घटनाएं भी घटी। इसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाया और सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली। वहीं अभी तक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल अभी भी चल रहा है और सभी को पूरी उम्मीद भी है कि वो प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो नींव के पत्थर साबित हुए, फिर चाहे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय हो या फिर डोबरा चाटी पुल का निर्माण, और पहाड़ों में रेल भी इनके ही कार्यकाल के दौरान पहुंच रही है, तो ऑल वेदर रोड भी इनके ही कार्यकाल के दौरान फरमान चढ़ी है। देहरादून से योगेश सेमवाल की रिपोर्ट। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए उत्तराखंड की अब तक की तस्वीर के बारे में आपको रूबरू कराने की कोशिश की है। साथ ही कोशिश की है कि अब तक इस प्रदेश ने क्या हासिल किया है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन जो इस पहाड़ी सूबे ने अब तक हासिल किया है वो कतई कम नहीं है। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से अपने सहयोगी धर्मेंद्र, योगेश सेमवाल के साथ राकेश ढोंडियाल। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।